नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि के खास सेगमेंट सवाल तो पूछेंगे। सवाल तो पूछेंगे में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के हेल्थ में और जीएसटी मिनिस्टर श्री टीएस सिंहदेव साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे भारत जोड़ो यात्रा शुरू चल रही है राहुल गांधी जी की, जिसके आप प्रभारी भी हैं। तो सबसे पहला सवाल इसी से है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की चल रही है, क्या लगता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस जो अपना वजूद खो चुकी है वो वापस मिल पाएगा कांग्रेस को वजूद? भारत जोड़ो यात्रा वास्तव में एक दल के राजनीतिक कार्यक्रम से कहीं ऊपर हट के उद्देश्यों को लेकर चल रही है और एक बहुत बड़े और कड़े संकल्प को लेकर राहुल जी ने इस यात्रा को प्रारंभ किया। 7 सितंबर से यात्रा प्रारंभ हुई। 2000 किलोमीटर से ज़्यादा वे अपने सहयात्रियों के साथ सड़क मार्ग से चल चुके हैं और 84 दिन हो गए। इस यात्रा का उद्देश्य आपने देखा, कहीं भी कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने देश के प्रजातांत्रिक स्वतंत्र गणराज्यात्मक परिवेश को बदलने की जो प्रक्रिया चल रही है, जो चेष्टा कुछ लोगों की है, जो लोग इस चर्चा करने से परहेज नहीं करते कि संविधान बदलना है, उस परिस्थिति के सामने उन्होंने देश में एक जन जागरण, एक जन जागरूकता के लिए लोगों का ध्यान भावनात्मक मुद्दों से हटाकर, जब कोई संकट की स्थिति या सरकार की बड़ी असफलता सामने आती है तो आप देखें लगातार पिछले 8 सालों में कोई ना कोई भावनात्मक मुद्दे को उठा दिया जाता है। कभी वो धार्मिक होता है, कभी वो जातीय होता है, कभी वो प्रांतीय होता है, कभी वो राजनीतिक होता है। तो जब देश में वर्तमान शासन की बड़ी असफलताओं की चर्चा सामने आती हैं और उनके दुष्परिणाम की चर्चा चालू होती है, साथ में या तो कोई मंदिर की बात आ जाएगी, कभी बनारस के मंदिर के उद्घाटन की बात आ जाएगी, कभी राम जी के अयोध्या के मंदिर की बात आ जाएगी, कभी ज्ञानव्यापी मॉस्क की बात आ जाएगी, कभी मथुरा की बात आ जाएगी, कभी कोई ना कोई ऐसा मुद्दा सामने लाके जो बुनियादी बातें हैं उससे ध्यान को हटाने की योजनाबद्ध तरीके से चेष्टा की जाती है। राहुल जी का क्या कहना है कि एक वातावरण डर, भय और दबाव का बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई भी किसी बात को अगर उठाता है वह ये सफल नहीं हो रहा है तो बात कहाँ तक चली जाती है कि आप देशद्रोही हो। देश की प्रजातांत्रिक सरकार अगर विफल हो रही है और विपक्ष की जो प्रजातांत्रिक भूमिका है कि उन बातों को उजागर करना कि जहाँ कमियाँ आ रही हैं ताकि बेहतर किया जा सके, और अगर सरकार सक्षम ना हो तो समय आने पर उस सरकार को बदला जा सके, इस परंपरा को, इस संवैधानिक व्यवस्था को भंग करने की चेष्टा वो पार्टी करती है जो कहती है कि फलाने दल मुक्त हमको भारत चाहिए। यानी उनको एक पार्टी का राज्य चाहिए। चाइना में सिंगल पार्टी राज, रशिया में आप देखिए सिंगल पार्टी राज। इनकी सोच क्या है? हमारे को छोड़ के बाकी पार्टियां मुक्त, हमको देश की कांग्रेस मुक्त हमको भारत चाहिए, फलाना मुक्त हमको भारत चाहिए। ये जो सोच धीरे धीरे भावनात्मक मुद्दों के आड़ में और उनको सामने रख के चेष्टा जो की जा रही है, ये अत्यधिक देश के संवैधानिक ढांचे के अनुरूप खतरनाक है। तो राहुल जी की जो यात्रा है उसका मूल मकसद देशवासियों में वो जागरण पैदा करना कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। भावनाओं से उठ के आप सच्चाइयों को देखिए, नोटबंदी की विफलता को देखिए, जीएसटी जिस तरह से लागू किया गया उसकी विफलता को देखिए। हमारी देश की सीमाओं में हम अगर चाइना के प्रीमियर के साथ झूला झूल रहे हैं तो उसका कोई सदपरिणाम निकले तो हम सबको गर्व होगा, हम सबको खुशी होगी। लाल आंख दिखाने की बात हम करते हैं और चीन की सेनाएं हमारी सीमाओं में प्रवेश कर जाती हैं, गांव बसा देती हैं। ये मीडिया चित्रों को सामने लाता है तब ये चर्चा होती है, वरना ना तो पार्लियामेंट में ना विश्वास में लेके देश को मीडिया के माध्यम से बताया जाता है कि कुछ संकट भी। सर सवाल मेरा फिर वही है कि जैसा आपने कहा कि विपक्षी पार्टी जो रूलिंग पार्टी वो चाहती है कि हिंदुस्तान में, देश में सिर्फ एक पार्टी का रूल हो, उसी लिए उसने पूरा काम भी किया। लेकिन
उसका अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस पिछले कुछ सालों में जिस तरह से कांग्रेस बैकफुट पे जा रही है और लगातार नीचे जाती जा रही है। एक जो समय तक है कांग्रेस कई राज्यों में उसकी सरकारें हुआ करती थी, लेकिन आज मात्र 2.5 से 3 प्रदेशों में सरकार है। मेरा सवाल वही है आपसे कि राहुल गांधी जी ने जो ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जो कांग्रेस अपना धीरे धीरे अस्तित्व खोती जा रही है भारत से, क्या इस यात्रा से कांग्रेस को लाभ मिलेगा या कांग्रेस अपना जो वजूद खो चुकी है वो वापस पा पाएगी? देश को लाभ मिलना चाहिए, कांग्रेस को भी साथ में लाभ मिलता है तो वो सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात आप देखिए, वो कांग्रेस की बात नहीं कर रहे। आप यात्रा में जितने भी उनके भाषण हुए, मैंने भी 3 भाषण अब सुने, 3 दिन मुझे भी मौका लगा उनके साथ चलने का, उनके पीछे चलने का। मैंने कांग्रेस की बात उनके ज़बान से नहीं सुनी। कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस को बढ़ाइए, कांग्रेस की बात मैंने नहीं सुनी। जो देश के सामने संवैधानिक संकट हैं उसकी ओर उन्होंने इशारा किया। प्रजातंत्र के जो हमारे संस्थान हैं उन्हीं को अगर हम तोड़ मरोड़ के अपने कब्जे में लेके काम करेंगे तो एक फासिस्टवादी या एक डिक्टेटरशिप या एक तानाशाही या एक राजशाही से फिर अंतर क्या रह गया? राजा होते थे, जैसा चाहते थे वो करते थे। तानाशाह है, वो जैसा चाहता है वो करता है। हमको एग्जीक्यूटिव अलग नहीं दिखती, वो जो कहेगा वही होगा। हम उस दिशा में अगर जा रहे हैं और राहुल जी कह रहे हैं कि प्रजातंत्र को खतरा है, तो मध्य प्रदेश में सरकार कैसे गिरी? मध्य प्रदेश ने संविधान के प्रावधानों के तहत चुनाव के माध्यम से एक सरकार चुनी। 15 साल बीजेपी के शासन के बाद संयोग से कांग्रेस की सरकार है। आपने जनादेश को स्वीकार न करके आपने क्या किया? आपने धन बल का भी इस्तेमाल किया। आपने प्रजातंत्र के बुनियादी आधार अर्थात मतदाता के मत को दरकिनार करके आपने सरकार गिराई और अपनी सरकार बनाई। ये अनेकों जगह हमको देखने को मिल रहा है। ईडी के उपयोग और दुरुपयोग की बात आती है, सीबीआई के उपयोग और दुरुपयोग की बात आती है, आईटी के उपयोग और दुरुपयोग की बात सामने आती है। चुने हुए सरकारों को गिराने की बात हम आए दिन अनेकों सरकारों में हम देखते चले जा रहे हैं। हमने गोवा में भी देखा, हमने महाराष्ट्र में भी देखा, हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, हमने अन्य कई राज्यों में देखा, दक्षिण पूर्वी राज्यों में देखा। तो ये जो मानसिकता है कि हमको एन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करनी है, एन केन प्रकारेण अर्थात संविधान के तहत दिए गए प्रावधानों को भी दरकिनार करके, हमारा संविधान क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में चेक एंड बैलेंस का, एक दूसरे पे ये निगरानी तंत्र रखेंगे तीनों, तब वो एक संतुलन बनेगा। और हम ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की परिकल्पना करके हमने देश में, भारत में गणराज्य हमने स्थापित किया था, रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमने स्थापित किया था, जो चुनाव के आधार पे, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के आधार पे हम चुन के आएंगे। अडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के आधार पे हम सरकारों को चुनेंगे और 5 साल में फिर हिसाब किताब होगा। लेकिन आप में ना तो धैर्य है और आपकी जो मानसिकता है वो हम और कोई दूसरा नहीं है। तो इन परिस्थितियों को लोगों के सामने रखना और लोगों को जागरूक करना कि आपको ऐसी सोच वाली सरकार से देश के बुनियाद को जो खतरा है उससे सजग होइए और अपना निर्णय लीजिए। सर, एक सवाल था कि इससे पहले राहुल गांधी जी को लेकर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे दल हो, यह आरोप लगाते रहे कि राहुल गांधी अपरिपक्व नेता हैं, मैच्योर्ड नहीं हैं। इस यात्रा के बाद चूँकि आप भी उनके साथ यात्रा में शामिल रहे हैं, क्या आपको नज़र आए राहुल गांधी जी की मैच्योरिटीनेस में, परिपक्वता में? इस यात्रा में एक संदेश जो सीधे तौर पे जा रहा है वो है कि पहले कई बार ऐसा लगता था किसी इशू को लिया और फिर वो इशू चला कि नहीं। मीडिया से हम लोग भी जब बात करते हैं तो अक्सर वो ये कहती थी, मीडिया हम लोग से भी वो अपने राय साझा करती थी कि कांग्रेस किसी मुद्दे को लेके लंबे समय तक नहीं चलती। एक मुद्दे को लिया फिर छोड़ देती है, फिर दूसरा मुद्दा छोड़ देती है, फिर तीसरा मुद्दा छोड़ देती है। ये बात और है कि अगर मुद्दे आते जाएं तो कांग्रेस क्या करे? 2 साल पहले वाले मुद्दे पे टिकी रहे, आज जो नया मुद्दा है उसके बारे में चर्चा ना करे। कभी नोटबंदी की बात आई तो उस मुद्दे को लेके, कभी जीएसटी की बात आई तो उस मुद्दे को लेके, कोरोना के प्रबंधन की बात आई तो उस मुद्दे को लेके, रफेल की बात आई तो उस मुद्दे को लेके, देश में सीमा पे अगर खतरा महसूस हो रहा है, गलत जानकारियां मिल रही हैं, सही जानकारियां नहीं दी जा रही हैं तो उस मुद्दे पे
किस मुद्दे को कांग्रेस ले और किसको ना ले। तो एक वातावरण उसके ऊपर बनाने का प्रयास किया गया और कई लोगों को हो सकता है ये लगता भी हो कि किसी मुद्दे पे कांग्रेस लगी नहीं रहती है। तो एक बुनियादी मुद्दा राहुल जी ने चुना कि ये सारे मुद्दे इस बात में समाहित हैं कि देश के व्यवस्थाओं को ही आज़ादी जिस लक्ष्य से हमने प्राप्त की और व्यवस्था जिस सोच से हमने ढाली, एक स्वतंत्र प्रजातांत्रिक गणराज्य, उसके बुनियाद को अगर खतरा उत्पन्न हो रहा है तो ये 10 बातों की जगह हम एक बात लोगों के सामने रखते हैं और उसमें आप सारी चीज़ों को देखिए। आप बेरोज़गारी भी उसमें देख सकते हैं, आप उसमें महंगाई को भी देख सकते हैं, आप देश की सुरक्षा को भी उसमें देख सकते हैं, संस्थाओं के दुरुपयोग को भी उसमें देख सकते हैं। सभी चीज़ उसमें समाहित होती हैं और एक बड़े संकल्प के साथ साउथ टू नॉर्थ, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की बात, और मैंने तो कैंप में सुना, अब ये तो बाद में पता चलेगा, ईस्ट टू वेस्ट की भी बात हो रही है। तो एक मुद्दे को, उसकी गंभीरता को समझ के राहुल जी ने जो जिम्मेदारी ली है अपने ऊपर, ये अपने आप में ही एक बड़ा परिवर्तन सा महसूस होगा लोगों को। अच्छा सर, एक सवाल और ये था कि आने वाले अगले साल में मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जा रही है, निकल रही है। इसके बाद अगला कदम राजस्थान है। छत्तीसगढ़ को क्यों छोड़ दिया गया? छत्तीसगढ़ से कुछ खास क्या कारण क्या रहा? इसमें मेरी समझ से दोनों सवालों के जवाब है। आपने पहले भी पूछा था कि इसका मकसद क्या है। अगर मकसद चुनाव होता तो वो गुजरात में भी जाते, वो हिमाचल में भी जाते, वो दूसरे राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं उसमें भी जाते। उन्होंने एक टारगेट लेके देश में जन जागरूकता फैलाने के लिए, उसमें नई सोच उत्पन्न करने के लिए जो पहल की है, उसमें एक मार्ग चुना। आप हर जगह देश में घूम घूम के, यानी कितना समय बिता के आप अपना संदेश दे पाओगे। एक टारगेट आपने लिया कि उत्तर से हम दक्षिण जा रहे हैं। 5-6 मार्ग थे जो प्रस्तावित थे और उन मार्गों में से अंततः जो आयोजन करता है उन्होंने एक मार्ग को सबकी राय से तय किया कि हम इस मार्ग से जाएंगे। उसमें संयोग से छत्तीसगढ़ नहीं पड़ता है। बात आई थी कि तेलंगाना से हम छत्तीसगढ़ की तरफ जा सकते हैं, वहाँ नक्सल समस्या भी है, वहाँ पर कहीं कहीं क्षेत्रों में लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पदयात्रा लाइक अनुकूल होगा कि नहीं, लंबे लंबे क्षेत्र जंगल के हैं तो उनमें फिर पदयात्रा संभव होगी कि नहीं। कई बातों को ध्यान में रखा गया। एक तो सुलभ मार्ग, वो चाहे जिन राज्यों में से जा रहा हो, ये नहीं था कि चुनाव को देखते हुए किया गया, जो सुलभ था उसको ध्यान में रख के इस यात्रा का आयोजन किया गया। और अगर जो चर्चाएं चल रही हैं, पहले चर्चा थी कि जहां नहीं जा पा रहे हैं हो सकता है कि रोड मार्ग से वो यात्रा करें। अभी ईस्ट टू वेस्ट की भी चर्चा कैंप में कहीं कहीं हम लोगों ने सुनी। मेरे को कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, चर्चा भर थी। तो और भी संभावना है। राहुल जी अन्य क्षेत्रों में जहाँ नहीं गए हैं ज़रूर दौरा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप छत्तीसगढ़ के जीएसटी मिनिस्टर भी हैं। हमेशा ये आरोप लगते हैं जो भाजपा के बिना जो सरकार है, जिनमें कांग्रेस की सरकार है या दूसरे राजनीतिक दलों की सरकार है, उनका हमेशा ये आरोप रहा है कि जो जीएसटी का भुगतान राज्य करते हैं केंद्र को, वो रिटर्न वापस नहीं मिल पा रहा है। क्या मानना है आपका इसमें? जैसा हम जानते हैं, जीएसटी को हम 2-3 स्वरूप में देखें। एक सीजीएसटी का कंपोनेंट है जो सेंट्रल जीएसटी होता है, जिस राज्य में भी खपत होती है उसका आधा हिस्सा केंद्र सरकार को चला जाता है, आधा हिस्सा उस राज्य में रह जाता है। एसजीएसटी हो गया। दूसरा हो गया कि उत्पाद किसी राज्य में हो रहा है लेकिन विक्रय दूसरे राज्य में हो रहा है, उपयोग उसका दूसरे राज्य में हो रहा है उस वस्तु का, तो आईजीएसटी आ गया। जिस राज्य में निर्माण होता है उस राज्य को, राज्य का जो वैट पहले मिलता था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब उस राज्य को क्या मिलता है कि आईजीएसटी का जो कंपोनेंट बाहर गया, उसमें छत्तीसगढ़ में सामान बना, उत्तर प्रदेश में जाके उसका उपयोग हुआ, तो वहाँ की एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, वो तो उत्तर प्रदेश को मिल गई। जो सीजीएसटी का हिस्सा होगा वो केंद्र सरकार को जाता है और उसका कंपोनेंट जो डिवॉल्व होके आता है फिर उस राज्य को मिलता है। और आईजीएसटी का जो कंपोनेंट होता है, ये केंद्र सरकार की रेवेन्यू अगर हम मानते हैं तो उसका डिवोल्यूशन फाइनेंस कमीशन के प्रावधान को अनुरूप जो अभी 41% है वो राज्यों को बढ़ता है। 41% सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू वो राज्यों को जाती है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस की। सेस जो लगते हैं वो उस दायरे के बाहर होते हैं। सेस का सीधा हिस्सा
राज्य सरकारों को नहीं मिलता, वो केंद्र सरकार के पास रह जाता है। इसमें प्रोटेक्टेड इनकम का प्रावधान था जो 30 जून 2022 को समाप्त हो गया कि हर राज्य को 2016 की उनकी रेवेन्यू के अनुपात में हर वर्ष 14% बढ़े हुए रेवेन्यू का जीएसटी काउंसिल गारंटी लेती है। और अगर उस राज्य में उतनी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुई, ये परिकल्पना थी कि अर्थव्यवस्था बढ़ती जाएगी, हम डबल डिजिट ग्रोथ में पहुंच जाएंगे। अभी भी हम 6 से 7 में जा रहे हैं। कोरोना के पहले हम 2% ग्रोथ पे आ गए थे, कोरोना में हम नेगेटिव में चले गए थे। नेगेटिव ग्रोथ से अभी हम उठे हैं तो हम 6 या 7% के आसपास हैं, डबल डिजिट ग्रोथ अभी भी नहीं हुआ है। तो जिन राज्यों में पहले उत्पाद होता था वहाँ वैट लगती थी, वो वैट उस राज्य की आमदनी थी। आज उस वैट की जगह अगर जीएसटी लग गया, मान लीजिए किसी वस्तु पे 14% वैट था, आज 14% जीएसटी लग गया, तो 7 रुपया तो केंद्र सरकार ले गई। राज्य को जो 14 रुपया मिलता था तो 7 ही रुपया बचा। 7 रुपये केंद्र सरकार का 41% हमको फिर वापस मिलता है, लेकिन बाकी 29% तो केंद्र सरकार ले गई। तो राज्यों को जहां उत्पाद होता था वैट हटने से उनको नुकसान हो गया। इसकी भरपाई कैसे करेंगे? सेस के माध्यम से करेंगे। कुछ वस्तुओं पे सेस लगाया जाएगा, जीएसटी काउंसिल का एक सेस पूल अकाउंट बनेगा और उस सेस से जिस राज्य की 14% से कम आमदनी बढ़ी होगी उनको वो राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये राशि जो हर 2 महीने में उपलब्ध करानी थी जीएसटी काउंसिल को, वो नहीं कराती गई। जैसे मैंने बताया कि जहां आपने खपत जिस राज्य में किया, उस राज्य के खपत के टैक्स का वो पैसा तो वहीं का वहीं मिल जाता है। जो केंद्र को जाता है उसका 41% भी आता है, आना चाहिए समय से, कभी कभी देर से आता है। और जो प्रोटेक्टेड रेवेन्यू था 14% में शॉर्टफॉल, कि हमारी आमदनी बढ़ी 9%, होनी थी 14%, तो सेस अकाउंट से 5% हमको वापस मिलेगी और हर 2 महीने में हमको मिल जाना चाहिए, क्योंकि हमको तो आज खर्चा करना है, हमको तो आज तनख्वाह देनी है। आप 6 महीने बाद दोगे तो हम तनख्वाह कहाँ से देंगे? हमारी आमदनी तो आपने रख ली। तो ये विवाद बनता था कि समय से आप जो पैसा आपके पास पहुँच गया, ये नहीं है कि आपको कहीं से पैसा लेना है, वो टैक्स लगा, पैसा आपके पास पहुँच गया, लेकिन आप राज्यों को वापस नहीं कर रहे हैं उनका हिस्सा। तो ये 2-3 दिन पहले 500 करोड़ 499 करोड़ छत्तीसगढ़ को गए, लेकिन किस राशि में से? 1850 करोड़ में से। तो 1350 करोड़ आज भी लंबित हैं। सेस, ये जो प्रोटेक्टेड रेवेन्यू का संवैधानिक प्रावधान था, ये 30 जून 2022 को समाप्त हो गया। जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर होने वाला है, 5 महीने निकल गए, लेकिन हमको पैसा सिर्फ ये कांग्रेस शासित राज्यों के साथ ही हो रहा है या जो भाजपा शासित राज्य हैं या दूसरे दलों के शासित राज्य? मेरे पास पूरी जानकारी तो नहीं है, पर जीएसटी काउंसिल से डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ठीक नहीं है। मतलब सभी राज्यों के साथ ये कई राज्यों के साथ ऐसा होना चाहिए, वो ठीक नहीं। क्यों? राज्य, हम लोग मीटिंग में बैठते हैं तो सभी राज्य मांग करते हैं और अमूमन मीटिंग के पहले कुछ पैसे वापस कर दिए जाते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि मीटिंग बुलाने वाले हैं, इसलिए वो राशि भेज दी गई। ये प्रबंधन ठीक नहीं है। अगर पैसों की व्यवस्था आपको करनी पड़ रही है, आपके रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आ रहा है, तो आप पैसे देर से दे रहे हैं, ये बात समझ में आती है। पर ये तो टैक्स कलेक्शन हो गया ना जीएसटी के माध्यम से। तो पॉइंट ऑफ सेल पे टैक्स ले लेते हैं। आपने कुर्ता खरीदा, उस पे जो आपने टैक्स दिया वो तो वहीं जमा हो गया, वहीं का वहीं जमा हो गया। फिर ऐसी देरी क्यों होनी चाहिए? अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल था। आपने छत्तीसगढ़ में हमार क्लिनिक की शुरुआत की है, काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस भी मिल रहा है। क्या मोटो क्या था, इसका मकसद क्या है और इसका क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है? लोगों को सुविधाजनक स्वास्थ्य की व्यवस्था उनके घर के नज़दीक से नज़दीक मिल सके, ताकि एक समय बिता के उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, खर्चे ना करने पड़े, और दवाइयाँ और प्रारंभिक उपचार उनको घर से नज़दीक मिल सके। ये सोच है। इसमें हमर क्लिनिक फ़िलहाल अर्बन एरियाज़ में बनाने की परिकल्पना है, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग व्यवस्था है। तो हमर क्लिनिक के माध्यम से 5 लोगों का स्टाफ दिया गया है और एक MBBS डॉक्टर वहाँ पर पदस्थ होंगे। 4 और हैं जो टेक्नीशियन हैं और ANM इत्यादि हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह। 5 का पूरा स्टाफ है एक MBBS डॉक्टर के साथ। अब आपको सर्दी खांसी है, उसके लिए आप जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज या आप जा रहे हैं जिला अस्पताल, क्यों ज़रूरत होनी चाहिए आपको? जिसको स्वास्थ्य विभाग में 3 प्रकार के
बीमारियों का स्तर मानते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, 70% लोगों को प्राइमरी उपचार की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें ओपीडी जो हम कहते हैं, वहीं आप दिखाइए, डॉक्टर से कंसल्टेशन लीजिए, दवाई लीजिए और घर में आप ठीक हो जाते हैं, अस्पताल में भर्ती होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। शेष करीब 22% हम सेकेंडरी प्रकार के बीमारियां मानते हैं, जिसमें भर्ती होने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और 7 से 8% टर्शरी प्रकार की बीमारियां मानी जाती हैं, जिसमें बड़े ऑपरेशन, हार्ट का हो गया, किडनी का हो गया, लिवर का हो गया, इत्यादि इत्यादि गंभीर उपचार जो हैं ये होने हैं। तो ये जो हमर क्लिनिक है, ये गुणवत्ता युक्त दवाइयों से लैस और कुछ उपचार, पैथोलॉजी के कुछ टेस्ट आपको घर के नज़दीक से नज़दीक मिल जाएंगे। 121 किस्म की दवाइयाँ आपको हमर क्लिनिक में मिलेंगी, एक MBBS डॉक्टर के साथ में, जो सलाह देंगे। अगर और कोई गंभीर बीमारी वहाँ पाई जाती है तब आप ऊपर के अस्पताल में जाइए, बड़े अस्पताल में जाइए। अभी 7-8 प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं, ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं, वो 10 तक उसको पहुँचाने की बात है। और यहाँ से ही अगर अन्य प्रकार के ब्लड टेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो सैंपल वहाँ ले लिया जाएगा, वो बड़े लैब में भेज दिया जाएगा, वहाँ से रिपोर्ट आ जाएगी और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और हार्ड कॉपी भी आपको इसकी मिल जाएगी। तो हमर क्लिनिक, जहाँ पर ये दवाइयाँ हैं, हमर लैब ये जिला अस्पतालों में, CHC में और PHC लेवल पे भी जाएगा। यहाँ पर आपको डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ ये उपलब्ध होंगी, तो आपकी जांच अलग अलग संस्थाओं पे अलग अलग प्रकार के संख्या में आपके ब्लड टेस्ट भी मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में आप नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वर्तमान में आप हेल्थ और GST मिनिस्टर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को पूरी उम्मीद थी कि आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में भी आपको लोग देखते हैं और देखा जाता है। जब जब आपको मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, कहीं ना कहीं अड़चन आ गई और आपको ही विड्रॉ करना पड़ा। क्या कारण है कि आपको ही अपने बैक स्टेप जाना पड़ता है? और जिस तरह से भूपेश बघेल जी की 1 रुपये में जो गोमूत्र खरीदने की स्कीम लोकप्रिय हुई है, लगता है आपको हमारी स्कीम भी उसी तरह, जो हमर क्लिनिक है वो भी उसी तरह लोकप्रिय है या उसी के कंपटीशन में ही है? पहला तो मैं कभी पीछे नहीं हटा जी, ना मैंने कभी विड्रॉ किया किसी बात से। मुख्यमंत्री की भी जो बात आती है, त्याग आप ही को त्याग करना पड़ता है। मैंने कोई त्याग नहीं किया, ये निर्णय है जिसको हाईकमांड को लेना है। मैंने नहीं कहा कि मैं नहीं बनना चाहता, मेरे को आज बना दीजिए मैं बन जाऊंगा। मैंने कोई त्याग नहीं किया, मैंने अनुशासन रखा कि पार्टी का हाईकमांड तय करता है, सलाह मशवरा करके, परिस्थिति को आंक के, कि किसको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देनी है या किसको क्या क्या जिम्मेदारी देनी है। मंत्रिमंडल भी बनता है तो सब एक कंसल्टेशन की प्रक्रिया होती है, बात आगे तक जाती है, ऊपर तक जाती है, वहाँ से भी क्लियर होके आता है। कोई सुझाव होते हैं तो सीनियर्स हमारे देते हैं, हाईकमांड हमारे देते हैं, और फिर मंत्रिमंडल का भी गठन होता है, मुख्यमंत्री का भी चयन होता है। उसी प्रक्रिया में मुख्यमंत्री का चयन हुआ। चर्चाएं थी कि 2.5 साल बाद मेरे को मौका मिल सकता है, तो ये चर्चाओं में बात थी, निर्णय हाईकमांड का है। नहीं, जब ये चर्चाएं थी तो कहीं आग वहीं, धुआं वहीं उठता है जहाँ आग लगी होती है। तो ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ था कि 2.5 साल आप रहेंगे, 2.5 साल हम रहेंगे? जो बातें बंद दरवाजे में होती हैं उसको सार्वजनिक करना, उसका उतना सम्मान रखना पड़ता है जी। तो मैं उसके आगे कुछ बोलने की स्थिति में अपने आप को नहीं पाता। पर ये बिल्कुल कभी किसी के मन में नहीं आनी चाहिए बात कि मैं कभी विड्रॉ किया। और सही मायने में पूछे कि मैंने सैक्रिफाइस किया, तो वो भी सच्चाई नहीं है। मैं काम करता हूँ, जो मेरे को जिम्मेदारी मिलती है मैंने वो काम किया। पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका दिया, मैंने वो काम किया। उसके पहले विधायक के रूप में चुन के मुझे पार्टी ने टिकट दिया, चुन के आने का मौका मिला। 5 साल में विधायक रहा और नेता प्रतिपक्ष के बाद सरकार आ गई। सरकार में मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया। उन चर्चाओं के बीच में कि मुख्यमंत्री में भी 1 से ज़्यादा नाम है, तो जो काम दिया मैंने वो काम किया, मैंने छोड़ा नहीं। हाँ, एक विभाग ज़रूर मैंने छोड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं उस विभाग में अपनी जिम्मेदारी, अपनी सोच के आधार पे जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। वो तो जब आपने ये विभाग छोड़ा तो ऐसा कहा था कि नाराज़गी जाहिर लग रहा था कि नाराज़गी होकर आपने ये विभाग छोड़ा है, क्योंकि उस समय 2.5 साल भूपेश बघेल जी का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था। 2.5 साल पूरे हो गए थे 17 जून 2021 को। विभाग तो मैंने अभी कुछ महीने पहले 2022 में छोड़ा। उम्मीद थी ना कि अब
उससे लिंक नहीं था। उस विभाग के अंदर जिस तरह से काम हो रहा था, मैंने तो लिखित में उसको उपलब्ध करा दिया था, मीडिया को भी उपलब्ध करा दिया था। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे मैंने जो कारण थे मेरे को उस विभाग में काम नहीं करने की स्थिति मुझे जब महसूस हो रही थी, तब मैंने कहा कि भाई ये परिस्थितियां हैं, मैं आगे इस विभाग में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा हूँ, तो उसको मैंने विभाग को छोड़ा। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के हेल्थ और जीएसटी मिनिस्टर टीएस सिंहदेव साहब, जिनसे हमने सवाल तो पूछेंगे में कई सवाल किए, सवालों के जवाब कैसे कितने सही दिए ये आपको बताना और अपनी राय हमें कमेंट करके बताना। आप हमारे साथ जुड़े सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।